नमस्कार, खबरें अब तक में मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरें अब तक में आज बात होगी अयोध्या में राम दरबार में स्थापित हुए दिव्य श्री राम यंत्र की, दुनिया में छिड़ी जंग और भारत में आने वाली नई आफत की, और आखिर में कांग्रेस की सियासत को हिलाने वाली खबर भी आपको बताएंगे। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सऊदी में ऑयल रिफाइनरी पर हुआ हमला, यूएई कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ। सांप के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी पुलिस की एफआईआर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुवैत पर हुए हमलों की भारत की ओर से की निंदा। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, जालुकबारी सीट से सीएम हेमंत बिश्व शर्मा लड़ेंगे इलेक्शन। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 39 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दुल्हार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली बेल, जल्द जेल से होंगे रिहा, समर्थकों में खुशी। दिल्ली बेंगलुरु में खराब मौसम से उड़ानों पर असर, यात्रियों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। उच्च शिक्षा विधेयक पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, संघीय ढांचे के उल्लंघन का लगाया आरोप। शेयर बाजार में 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर आया, निफ्टी 776 अंक टूटा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या आज एक बार फिर इतिहास, आस्था और आध्यात्म के अद्भुत संगम की साक्षी बनी। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के दूसरे तल पर 19 मार्च 2026 को एक बार ऐसा दिव्य क्षण रचा गया जिसने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस पावन अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्री राम यंत्र की स्थापना की। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में 11:55 का शुभ समय आया, मंदिर परिसर शंख, घंटियों और मंत्रों की गूंज से मानो सुगर्किक ध्वनि में बदल गया। ये पूरा आयोजन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर संपन्न हुआ, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ गया। पिछले कई दिनों से अयोध्या में श्री सीताराम जानकी यज्ञ चल रहा था, जिसकी पूर्ण आहुति इस दिव्य स्थापना के साथ मानी जा रही है। पूजन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने हाथ में पूजन सामग्री से भरा पात्र लिया, जिसमें दुर्वा, पुष्प और अन्य सामग्री रखी थी। मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने इस पात्र को श्रद्धापूर्वक अपने माथे से लगाया और फिर इसे पुजारियों को अर्पित किया। वैदिक आचार्यों की देखरेख में पूरा अनुष्ठान संपन्न हुआ और इसके बाद इसी पवित्र भावना के साथ श्री राम यंत्र को मंदिर के दूसरे तल पर प्रतिष्ठित किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी भी बने। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि श्री राम यंत्र क्या है, तो चलिए आज आपको ये भी बताते हैं। ये यंत्र केवल एक धातु संरचना नहीं, बल्कि आस्था और गणितीय ऊर्जा का संगम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री यंत्र जहां देवी लक्ष्मी की ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं श्री राम यंत्र प्रभु श्री राम की मर्यादा, विजय और धर्म की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे करीब 150 किलो वजनी ये यंत्र विशेष धातुओं के मिश्रण से तैयार किया गया है। इस पर स्वर्ण परत चढ़ाई गई है, जिससे इसकी दिव्यता और भव्यता और भी बढ़ जाती है। इस यंत्र का निर्माण तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित मठ में किया गया था। वहां से इसे पहले कांचीपुरम और फिर तिरुपतिपुरम लाया गया। इसके बाद भव्य रथ यात्रा के माध्यम से इसे 10 दिन पहले अयोध्या पहुंचाया गया, जहां हर पड़ाव पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कुल मिलाकर श्री राम मंदिर परिसर में इस दिव्य स्थापना के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जा रही है। इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक संस्कृति और आध्यात्मिक मील का पत्थर बनाया जा रहा है, जिससे अयोध्या को फिर से विश्व पटल पर एक अद्वितीय केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। आज का दिन केवल एक समारोह नहीं था, ये आस्था, परंपरा और राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का एक भव्य उत्सव मनाया गया।
इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम एशिया इस समय एक ऐसे तनाव के दौर से गुजर रहा है जिसकी गूंज अब सीमाओं को पार जाकर पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते टकराव ने हालात को इस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां हर नया घटनाक्रम सिर्फ सैन्य खबर नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी बन गया है। ताजा रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दावों के अनुसार हाल के तनाव के बीच ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने बाजार में डर का माहौल पैदा कर दिया है। विशेष रूप से कतर के बेहद अहम ऊर्जा केंद्र रास लफान गैस प्लांट को लेकर आई खबरों ने पूरी दुनिया को आज हिलाकर रख दिया। दरअसल रास लफान को समझना आसान नहीं है। ये कोई साधारण औद्योगिक शहर नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा प्रणाली का सबसे बड़ा इंजन है। यहीं पर कतर के विशाल नॉर्थ फील्ड गैस भंडार से निकली प्राकृतिक गैसों को प्रोसेस कर इन्हें तरल प्रकृति गैस LNG में बदला जाता है और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों को भेज दिया जाता है। ये सिस्टम है जो एशिया से लेकर यूरोप तक करोड़ों घरों में रोशनी और ऊर्जा पहुंचाता है। अगर इस स्तर के किसी भी केंद्र पर उत्पादन बाधित होता है तो असर तुरंत स्थानीय नहीं रहता, वह वैश्विक हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रास लफान इतना अहम क्यों है, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रास लफान की अहमियत सिर्फ उसकी क्षमता पर नहीं बल्कि उसकी निर्भरता में है। ये दुनिया की LNG सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। यहाँ से बड़े पैमाने पर LPG का निर्यात होता है। नए प्लांट्स के जरिए हजारों मेगावाट ऊर्जा उत्पादन जुड़ा है। साथ ही ये वैश्विक हीलियम सप्लाई का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यानी ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां से ऊर्जा, उद्योग और तकनीकी तीनों की धड़कन जुड़ी हुई है। ऊर्जा विशेषज्ञों की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित हुआ तो ये सिर्फ अस्थायी झटका नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला मोगा, और इसका सीधा असर होगा ये कि LNG की बेसिक कीमतों में तेज उछाल आएगा। यूरोप और एशिया में गैस की किल्लत बढ़ेगी, बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि आ जाएगी, ऊर्जा आधारित उद्योगों पर बड़ा दबाव पड़ेगा। वहीं अगर LNG की सप्लाई बाधित होती है तो सबसे ज्यादा दबाव यूरोप पर पड़ने की आशंका है। ऊर्जा संकट के पिछले दौर में जिस तरह यूरोप ने दूसरे स्रोतों की ओर रुख किया था, वहीं स्थिति दोबारा बन सकती है। ऐसी स्थिति में देश फिर से महंगे विकल्प या पुराने सप्लायर्स की ओर देखने लग सकते हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा राजनीतिक एक बार फिर बदल जाती है। रही बात भारत की, तो भारत के लिए ये स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा LNG आयात से पूरा करता है और कतर उसका प्रमुख आपूर्ति करता है। अगर वैश्विक सप्लाई घटती है तो LNG की कीमतें बढ़ सकती हैं, बिजली उत्पादन महंगा हो सकता है, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और इसका असर अंततः महंगाई पर दिखाई पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ऊर्जा महंगी हुई तो उसका असर हर घर की जेब तक पहुंचेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सैन्य तनाव के रूप में देखना अधूरा होगा। अब ये एक ऐसे दौर का संकेत है जहां संघर्ष केवल जमीन पर नहीं बल्कि ऊर्जा और सप्लाई चेन के केंद्रों पर केंद्रित होता जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अगर इसी तरह गहराता रहा तो आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है और इसकी कीमत सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि आम लोग भी चुकाएंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। राजनीति में रिश्तों की परत अक्सर इतनी सीधी नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। यहाँ दरवाजे बंद होते हैं और वक्त आने पर अचानक ऐसे खुलते हैं कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। इसी कड़ी में आज चर्चा केंद्र में है वरुण गांधी की, जिनकी प्रधानमंत्री मोदी से हालिया मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर और प्रधानमंत्री के प्रति वरुण गांधी की गर्मजोशी भरी प्रशंसा ने अटकलों को और हवा दे दी है। क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर किसी नए राजनीतिक अध्याय की आहट? दरअसल मंगलवार को हुई इस मुलाकात को वरुण गांधी ने अपने शब्दों में सौभाग्यपूर्ण बताया और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के भाव व्यक्त किए
उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी पोस्ट में न केवल सम्मान झलकता है बल्कि एक भावनात्मक टोन भी दिखाई देती है, जिसमें प्रधानमंत्री को प्रति सम्मान और देश का संरक्षक बताया गया। खास बात यह है कि राजनीति में ऐसे शब्द केवल औपचारिक नहीं माने जाते, ये अक्सर संदेशों की भाषा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वरुण गांधी का सफर कई चरणों में बटा हुआ रहा है। 2009 में पीलीभीत से लोकसभा में प्रवेश के साथ उन्होंने तेजी से पहचान बनाई, संगठन में जिम्मेदारियां भी मिली और उन्हें पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य की राजनीतिक जमीन भी सौंपी गई। 2014 में जब मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई, उसी दौर में वरुण और नई नेतृत्व शैली के बीच दूरी की चर्चाएं हुई। हालांकि इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें पूरी तरह अलग नहीं किया। 2019 में टिकट वितरण और सीट बदल जाने से फैसलों ने यह संकेत दिया कि संबंध पूरी तरह टूटे नहीं थे। 2019 से 2024 का सफर वरुण गांधी की राजनीतिक कैरियर का सबसे जटिल दौर माना जाता है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग राय रखी, चाहे वे किसान आंदोलन हो या फिर सामाजिक मुद्दे। उनके बयान कई बार पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर खुली कार्रवाई से परहेज किया। यही साइलेंट टॉलरेंस बाद में राजनीतिक अटकलों का बड़ा आधार बना और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यह फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा मोड़ माना गया। इसके बाद वरुण गांधी सार्वजनिक तौर पर काफी शांत नजर आए, ना बड़े राजनीतिक बयान, ना आक्रामक रुख, बस एक दूरी जो और भी गहरी महसूस होने लगी। अचानक पीएम मोदी से मिलकर वो एक्टिव हो गए। इसीलिए अब सवाल ये कि क्या मुलाकात के वास्तविक संकेत क्या हैं? लंबे समय की चुप्पी, पार्टी से दूरी, फिर अचानक प्रधानमंत्री से सपरिवार मुलाकात और वह भी इतने भावनात्मक शब्दों के साथ। इन सब ने राजनीतिक विश्लेषणों के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं। खास बात यह है कि वरुण गांधी का प्रभाव खासकर युवा और शहरी मतदाताओं पर हमेशा से चर्चा में रहा है। ऐसे में उनका किसी भी रूप में सक्रिय होना चुनावी समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें पश्चिम बंगाल या असम जैसे राज्य में प्रचार या संगठनात्मक भूमिका में सक्रिय करती है, तो ये एक बड़ा संकेत होगा कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में अनुभवी और अलग राजनीतिक छवि वाले चेहरों की हमेशा अहम भूमिका रही है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में किस भूमिका में लौटेंगे भी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनकी प्रधानमंत्री से हुई ये मुलाकात केवल एक फोटो ऑफ नहीं मानी जा रही। राजनीति में अक्सर खामोश संकेत सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं और इस समय वही संकेत सबसे ज्यादा चर्चा में भी हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क पर ऐसा शिकंजा कसा कि पूरा गैंग अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इस कार्रवाई में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मिलाकर देश भर में करीब 40 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके थे। ये लोग बेहद चालाक तरीके से काम करते थे। कभी इन्वेस्टमेंट करो और डबल कमाओ का लालच, कभी आसान लोन का झांसा, तो कभी आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया है कहकर लोगों को डराकर पैसे निकलवा लेते थे। यानी सामने वाला समझ भी नहीं पाता था कि उसका अकाउंट खाली हो गया था। जांच में सामने आया कि इनके खिलाफ 3500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं और ये पहले से ही कई मामले में वांछित भी हैं। पुलिस ने उनके पास से कैश, मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। इससे साफ है कि पूरा खेल एक साइबर संगठित क्राइम मशीन की तरह काम कर रहा था। बड़ी बात तो यह है कि आजकल ऐसे फ्रॉड हर दिन नए तरीके से सामने आते हैं। इसीलिए याद रखिए, कोई भी अनजान कॉल, लिंक या जल्दी पैसा कमाने वाला ऑफर दिखे तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि एक क्लिक भी आपकी पूरी कमाई खतरे में डाल सकती है। खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।